अब की बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? मैं आपके साथ दीक्षा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन संवाद करेंगे और खास तौर पर महिलाओं के साथ संवाद करते हुए नजर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की महिलाओं से कल बातचीत करते हुए नजर आएंगे। 4 नवंबर यानी कल प्रधानमंत्री का महिलाओं से संवाद। और आपको बताएं कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है और उससे पहले 4 नवंबर यानी कल प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बिहार की महिलाओं से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरीके से एनडीए ने बिहार में विकास किया है, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है और आगामी दिनों में अगर सरकार बनती है तो किस तरीके से विकास की रफ्तार रहने वाली है और महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से संवाद करते हुए नजर आने वाले हैं। 6 नवंबर को आपको बताया पहले चरण का मतदान है और 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। तो वहीं आपको बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को अररिया के फारबिसगंज के चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और यहां से वे सैनिक हवाई पट्टी मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा सकता है। सभा स्थल पर तैयारियां जोरों पर है और पूरा इलाका बीजेपी के रंग में रंग चुका है। यादव ने एक बार फिर घोषणा कर दी है कि 14 नवंबर के नतीजे आने के बाद 18 तारीख को शपथ ग्रहण का उन्होंने ऐलान किया है। भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कौन मना करेगा? और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, बिहार के चुनावी रण में उतरे हैं लालू प्रसाद यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी रण में उतरे हैं। पटना के दानापुर में रोड शो करेंगे। आज पहली बार मतदाताओं के बीच जाएंगे लालू प्रसाद यादव। आज दोपहर करीब 3 बजे जनता को संबोधित करेंगे। उनकी बेटी मीसा भारती भी रैली में शामिल होते हुए नजर आएंगी। रोहिणी आचार्य भी रैली में मौजूद रहने वाली है। आपको बताएं कि बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी और लालू परिवार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है और अब चुनावी रण में उतरे लालू यादव पटना के दानापुर में भव्य रोड शो करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। दोपहर 3 बजे पहली बार मतदाताओं के बीच लालू प्रसाद यादव आज अपने बेटे तेजस्वी और महागठबंधन के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी रैली में मौजूद रहेंगी। यानी कि लालू का पूरा परिवार अब चुनावी रण में उतर चुका है और पटना के दानापुर में भव्य रोड शो होगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। आज पहली बार मतदाताओं के बीच जब लालू प्रसाद यादव जाएंगे तो देखना होगा कि अपने संबोधन में क्या कुछ महत्वपूर्ण और क्या कुछ खास कहते हैं। उनकी बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से ठीक पहले सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। पार्टियों की बयानबाजी लगातार चरम पर है और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है, बिहार में कैंप कर रहे हैं। इस पर चिराग पासवान ने पलटवार किया कि तेजस्वी जी आज इतने निराश हो गए हैं कि प्रधानमंत्री के बिहार आने पर भी तंज कस रहे हैं। प्रधानमंत्री का बिहार आना गर्व की बात है, नेता प्रतिपक्ष को खुश होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? हार से आप इतने निराश हो गए? ये बात आप बिहार की जनता को आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है और बार बार बिहार आ रहे हैं और कैंप कर रहे हैं। अरे प्रभु, प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं बिहारियों के लिए कितनी बड़ी बात है। आपको तो खुश होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कि मेरे प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं। कौन सा इससे पहले प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार इतना ज्यादा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 12 बार वो आ चुके हैं। चुनाव शुरू होने के बाद 4 बार वो आ चुके हैं। ऐसे में दर्शाता है कि मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार है और ये हम बिहारियों के लिए गर्व की बात है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का ये कहना कि उनके पास कोई काम नहीं और बार बार बिहार आ रहे हैं, भाई आपको तो खुश होना चाहिए। आपको तो इस बात को लेकर और ज्यादा उत्साहित होना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, जिसका लाभ हो रहा है। आप अपनी राजनीति करने के चक्कर में आप धीरे धीरे तेजस्वी जी, मुझे लगता है बिहार और बिहारियों की भावनाओं को भी भूल गए। सर एक सवाल
तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के बीच वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने एनडीए पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद मछुआरा समाज का दर्द और संघर्ष देखने गए थे, लेकिन एनडीए को इससे पेट में दर्द हो गया है। सहनी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने जिस समाज की पीड़ा को समझने की कोशिश की, उस पर कटाक्ष करना निषाद समाज का अपमान है। ये बोल के एक मछुआरा समुदाय का कष्ट देख रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी कहे कि मछुआरा समुदाय किस तरीके से मेहनत करते, किस तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करते, ये देखने के आदरणीय राहुल गांधी जी कहे, जिसके अगर मोदी जी को या उनके एनडीए को अगर पेट में दर्द हो रहा तो निषाद समाज का अपमान है। निषाद समाज का संघर्ष अगर कोई जानना चाहता है, उनके बीच में जाके अगर जाल खींचना चाह रहा है, वहां पे मछली कैसे मारा जाता है वो देखना चाहता है, और उसको देख के अगर कोई कटाक्ष कर रहा है तो ये तो निषाद समाज का, पूरे बिहार का निषाद समाज का अपमान है। आज पूरे निषाद समाज जो है यूपी, बिहार, झारखंड, तमाम देश के निषाद फिशरमैन जो है वो गर्व कर रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता जो भविष्य का अगला प्रधानमंत्री होंगे, वो हमारे निषाद से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये आज गर्व अपने आप में महसूस कर रहा है। और उस समाज के लिए इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से सोच रखना, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि एक वासी पिछड़ा मल्ला का बेटा आगे बढ़े। वो नहीं, जो उसको पेट में दर्द होता है कि मुकेश सहनी जैसे नेता कैसे डिप्टी सीएम बने, तो उसको दर्द होने दीजिए, स्वाभाविक है। वो लोगों ने हजारों साल अपने हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, अपने पैरों तले दबा के रखा था, वो उसका सोच है, लेकिन ये जंजीर को तोड़ना। तो वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार को टीन का चश्मा उतार देना चाहिए, क्योंकि बिहार में आज 13 एथेनॉल फैक्ट्री स्थापित है और देश में सबसे अधिक बॉटलिंग प्लांट की व्यवस्था भी यही है। लगा भी रहे, इनको टीन का चश्मा हटाना चाहिए लालू जी के परिवार को। यहाँ 13 इथेनॉल फैक्ट्री भी लगे, देश में सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट का पूरी व्यवस्था बिहार में हुआ। कोको कोला यहाँ, पेप्सी यहाँ, लेकिन लालू जी जिस तरह टॉर्चर करके कांग्रेस से बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कराए, ये जनता न तय करेगी। बेटा मुख्यमंत्री का ओथ का दिन घोषित कर रहा, ये जनता तय करेगी तब ना कोई ओथ ले। जनता को तय करने दिए, जनता मालिक है। वो लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलता। और मोदी जी का जनता का प्यार समझिए। अब राहुल गांधी परिवार को भी कभी जलेबी छांकना पड़ता है और कभी मछली पकड़। तो मैं आपको बताया कि बिहार की राजनीति में फिर से हलचल मच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल की सीमा में तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज देते हुए महागठबंधन की राजनीति पर सीधा प्रहार किया है। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ नारे देते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाते। उनके इस बयान से काफी ज्यादा माई समीकरण में दरार की चर्चा तेज हो गई है। देखिए हमारे स्टेट हेड संतोष राज पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, जनता टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष राज पांडे। ओवैसी के एक बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया है। आपको ज्ञात होगा कि तेजस्वी यादव का हाल ही में बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि 14 को काउंटिंग होगी और नतीजे आएंगे और 18 को सीएम का शपथ लेंगे कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद तमाम पार्टियां जो विपक्ष की हैं, खासकर एनडीए भारतीय जनता पार्टी जदयू की बात करें, कटाक्ष जरूर किया था, लेकिन ओवैसी ने जो कटाक्ष किया है उससे बिल्कुल हड़कंप मच गया है। सीमांचल में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है। हम सबसे पहले आपको
ओवैसी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को सीधे अपने मन से चैलेंज किया है। तो सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। याद रखो तेजस्वी, असदुद्दीन ओवैसी को तुमने पहचाना नहीं, तुम जानते नहीं असदुद्दीन ओवैसी को। मैं बागों में चलकर, चमन में चलकर यहां तक नहीं पहुंचा सीमांचल को। मैं 4 मरतबा जेल को गया हूं। एक वक्त 45 दिन अकेले जेल में था, जेल की कोठरी में था। चंद्रबाबू नायडू समझ रहा था कि ओवैसी को अकेले जेल की कोठरी में रखने से ये टूट जाएगा। मैं टूटा नहीं, मेरे अल्लाह का करम था। और ये कहकर कहता है चरमपंथी आतंकवादी, तेजस्वी तुमको बहुत भारी पड़ेगा। 11 तारीख के दिन जब कोचादामन की जनता जाएगी तो वोट डालेगी दलालों के लिए नहीं, बल्कि शराफत के नाम पर वोट डालेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहा ना, अब तुम देखते जाओ। अरे ये जबान बहुत दराज है। याद रखो जब ओवैसी ने कहा कि 17% का मुख्यमंत्री होगा, अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा, ईसा का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो लोग इंशाअल्लाह, तो लोगों ने कहा तेजस्वी को बड़ी तकलीफ हुई, वो बहुत परेशान है, ये ओवैसी क्या बोल रहा है। अरे बाबू, ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, दुआ करना गुनाह नहीं है, मगर ख्वाब और अपने अज़ाइम को, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना, अगर उसमें इखलास है तो अल्लाह कामयाबी देने वाला है। यादव 14% है और तेजस्वी 36% यादव को टिकट देता है। इजहार असफी को इस्तेमाल किया, पीठ पे खंजर मारा और जिसमें ज्यादा जहर था उसको टिकट दे दिया। और हम चरमपंथी हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। ओवैसी की आपने हुंकार सुनी, किस तरीके से तेजस्वी यादव को वो सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं। अब इसके पीछे का वजह समझिए। 2023 के जनगणना के अनुसार बिहार में यादव 14.27% हैं, जबकि मुस्लिम 17.7% हैं, जिसमें 4.5% अगड़ी मुस्लिम हैं। अब यादव से इनकी संख्या अधिक है। अगर माई समीकरण के जो एम वाई को अगर दोनों को हम जोड़ दें तो दोनों की हिस्सेदारी 32% राजनीति में आती है। अब ओवैसी का कहना है कि सबसे ज्यादा यानी कि 32% वोट बैंक मुस्लिमों का है और उनके तरफ से कोई नेता बड़ा पद नहीं संभाल रहा है बिहार में। यानी कि माई समीकरण जो बना, लालू प्रसाद यादव ने जो बनाया माई समीकरण, उसके बागडोर हमेशा यादव जाति के हाथ में ही रहा। लालू यादव ने संभाला, राबड़ी देवी ने संभाला, तेजस्वी यादव ने संभाला और अब भी दावा कर रहे हैं कि 18 को सीएम का पद पर शपथ वही लेंगे। तो कुल मिलाके ओवैसी ने जो सीधे तौर पे वार किया है कि आखिर सीमांचल के मुस्लिम कब तक ठगे जाते रहेंगे। खासकर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है और ओवैसी ने हैदराबाद से चल के सीमांचल में पहुंच के सीमांचल में मुस्लिमों के गांव-गांव में जाके उन्होंने उस मुस्लिमों को एकजुट किया है। तो अंतिम समय में जो चुनाव कदम अंतिम समय है, 6 को और 11 को मतदान होने जा रहा है और ठीक इसके पहले ओवैसी ने जो राजनीतिक बम फोड़ दिया है उससे तेजस्वी यादव को नुकसान भी हो सकता है। चूंकि तेजस्वी यादव का अब भी वोट बैंक जो है वो माई समीकरण में ही घूमता फिरता रहा है। मुस्लिम और यादवों का 100% वो सपोर्ट मानते हैं अपने साथ में, लेकिन ओवैसी के आ जाने के बाद माई समीकरण ध्वस्त होते दिख रहा है। ओवैसी ने जिस तरीके से सीमांचल में घूम घूम कर तेजस्वी यादव का खिलाफत करना शुरू किया है, हमें लगता है कि आने वाले चुनाव के जो परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने ओवैसी का नाम लिए बिना वो आज भी इस मुद्दे पर कायम है
कि उनके माई समीकरण में तनिक रत्ती भर भी जो है कहीं से अलगाव नहीं हुआ है। लेकिन आपने सुना कि किस तरीके से ओवैसी राजद पर हमलावर हैं, महागठबंधन पर हमलावर हैं, और खासकर अपने मन से जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, उसे ऐसा लगता है कि जो माई समीकरण की गणित जो बैठा है, महागठबंधन ने बैठा है, उसमें अलगाव जरूर हो सकता है। जिस तरीके से घूम घूम के ओवैसी उस इलाके में अभी से ही कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि लालू यादव का जितना शासनकाल रहा या नीतीश कुमार का, 3 दशक में डिप्टी सीएम के पद पे कोई मुस्लिम नेता नहीं आया। ओवैसी ने इसी चीज को पकड़ा है। चाहे महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, किसी भी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। इनकी जितनी भागीदारी है, जो माई समीकरण में सबसे ज्यादा भागीदारी है, इनको बिल्कुल ही अलग थलग रखा गया और हमेशा इनका इस्तेमाल वोट के लिए किया जाता रहा। हर एक दल, चाहे कांग्रेस हो या राजद हो या अन्य पार्टियां हो, इस बार ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया है। और अगर ओवैसी के बातों में दम है और ओवैसी के पक्ष में मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं, आपको ये भी हम बता दें कि हिंदुओं की तरह मुस्लिमों में भी वर्गीकरण है। आपको जान के ताज्जुब होगा, अजलाफ और अर्जाल 3 वर्ग है। जैसे हिंदू में अगड़ी और पिछड़ी जातियां हैं, वैसे ही मुसलमानों में 3 वर्ग है और अगड़ी में सैयद, शेख और पठान आते हैं, जबकि पिछड़ी में पसमानदा, दलित, मदरिया, नालबंद, सुरजापुरी, अंसारी और मलिक लोग आते हैं। सबसे आश्चर्य वाली ये बात है कि जातियों के वर्गीकरण के बावजूद भी ओवैसी के पक्ष में ये तीनों वर्ग हैं, अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। और तीनों वर्ग के लोग आने से पूरा मुस्लिम का जो वोट है उसे ओवैसी अपनी तरफ खींचने का प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर भी इस इलाके में गए थे और प्रशांत किशोर ने भी बिल्कुल इसी मुद्दे को उठाया था कि अगर मुस्लिमों की इतनी भागीदारी है तो डिप्टी सीएम जैसे पद पे मुस्लिमों को क्यों नहीं रखा गया अभी तक? क्यों नहीं किसी बड़ा मंत्रालय मुस्लिम को दिया गया? जब मुस्लिमों के वोट से राजनीति की शुरुआत ये सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो सत्ता में आने के बाद मुस्लिमों की भागीदारी कम क्यों हो जाती है? मुस्लिमों का विकास क्यों नहीं होता है? और इसी चीज को ओवैसी ने भी इंगित किया है और खासकर मुसलमानों को जगाने के लिए सीमांचल में वो निकल पड़े हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को मुस्लिम मतदाता क्या गुल खिलाते हैं, यह तो 14 नवंबर को तय हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर वार करना शुरू कर दिया है, राजनीतिक समीक्षकों की अगर माने तो तेजस्वी यादव का माई समीकरण ध्वस्त हो सकता है। हमें दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में अगले मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।